लोग शामिल थे हमारे कत्ल में। और मीर साहब का एक शेर है कि ए मजलूम कौम के जालिम हुक्मरां बता, ये किसका लहू ये कौन मरा। तो बात तो असल में वही है, लेकिन क्योंकि अब उसमें ज्यादा गहराई से नहीं जाएंगे, लेकिन असल बात ये है कि इस कौम को कभी भी इन लीडरों ने उठने में मदद नहीं की। उल्टा अगर किसी ने उठने की कोशिश की है तो उसको दबाने की कोशिश इन लीडरान हजरात ने की है। मरीज जो थे ये रजौरी में थे, जाने जाती रही कॉन्टिन्यूसली। जीएमसी जम्मू में पहुंचे, जबा होते रहे, जाने जाती रही। जैसे ही पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचा, एक मरीज वो ठीक हो गया। बकरवालों की जिंदगी और बकरवालों का चलना फिरना जो है बहुत मुख्तलिफ होता है आम लोगों से। और ख़ास तौर पे आज हम जो है बकरवालों के कोठे में हैं। एक कोठा आपने देखा होगा कि बकरवाल अपनी ज़िंदगी जो बसर करता है उसमें एक टेम्पररी एक घर बनाया जाता है जिसको कि बकरवाली कोठा भी कहा जाता है। तो हमारे साथ जुड़े हैं ट्राइबल एक्टिविज्म के एक बहुत बड़े युवा नेता जिनका नाम है तालिब चौधरी। आप सब वाकिफ होंगे, उनसे बातचीत करते हैं कि बदहाल में जिस तरीके से गुजर और बकरवाल लोगों की जानें चली गई, और उसके बाद जो आज कल, क्योंकि सरकार तो बन चुकी है, सरकार बनने के बाद क्या गुजर बकरवालों के हालात बदलेंगे या गुजर बकरवालों के जो हालात है उनकी सुध बुध लेने वाला कोई नहीं है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। तालिब जी, आपने अपने एक्टिविज्म में बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी लड़े हैं, लेकिन जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आपने ज्वाइन की उसके बाद बहुत सारे सवालात ऐसे उठे जिन सवालातों में ये सवाल मेरा है कि क्या आपका एक जमात में जाने के बाद गुजर बकरवालों की आवाज बढ़ी है या वैसी रही है? अजहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ इंटरव्यू की हैसियत से बातचीत हो रही है आपसे, और हम यूनिवर्सिटी में इकट्ठे थे, मुझे इस बात की खुशी है। तो बात जहाँ तक आपकी पहले सवाल का, जहाँ तक मुझे लगता है कि आवाज़ मैटर करती है कि जो शख्स जमात से पहले किसी जमात में से जुड़ने से पहले बात करता था वो बाद में भी करता है कि नहीं करता। तो मेरा तो खैर उड़ना बैठना ओढ़ना बिछोना ही बात करना है। तो मैं पहले भी एक्टिविस्ट था, आज भी एक्टिविस्ट हूँ। पहले भी बात करते थे, आज भी बात करते हैं। लेकिन इतना जरूर हो गया है कि एक्टिविस्ट जब तक थे तो बहुत सारी चीजें ये होती थी कि आपको कोई भी किसी भी मसले में उलझा लिया जाता था, एकदम से उठा लिया जाता था। लेकिन जब से जमात के साथ मुंसलिक हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन भी 10 बार सोचती है हाथ डालने से पहले, और कोई फेक केस डालने से पहले 10 बार सोचती है। तो ये एक फर्क जरूर है, बाकी कुछ खास ज्यादा चीजें बदली नहीं। आपके कौम के रहनुमा जो हैं बहुत सारे हैं, और उन रहनुमाओं का ये कहना है कि हम ही कौम के बारे में अच्छा सोच सकते हैं और कोई नहीं सोच सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि बकरवालों की जिंदगी जो 20-30 साल पहले थी आज भी वैसे ही है? और जो लीडरान इनके हुक्मरान बने हुए हैं जो कहते हैं कि हुकूमत में सिर्फ हम ही बकरवालों और गुजरों की बात कर सकते हैं, क्या आपको लगता है कि वो सही बोलते हैं? देखें जनाब, जो लीडरान हैं वो बिल्कुल ठीक बोलते होंगे, लेकिन जो मेरा तजर्बा और हमारा आज तक का कामकाज करने का जो पीछे से हमने थोड़ा बहुत सीखा है, उसमें तो बुनियादी चीजें यही नजर आ रही हैं कि यही लोग शामिल थे हमारे कत्ल में। और मीर साहब का एक शेर है कि ए मजलूम कौम के जालिम हुक्मरां बता, ये किसका लहू ये कौन मरा। तो बात तो असल में वही है, लेकिन क्योंकि अब उसमें ज्यादा गहराई से नहीं जाएंगे, लेकिन असल बात यह है कि इस कौम को कभी भी इन लीडरों ने उठने में मदद नहीं की। उल्टा अगर किसी ने उठने की कोशिश की है तो उसको दबाने की कोशिश इन लीडरान हजरात ने की है। तो इसके पीछे एक बड़ी बैकग्राउंड है, बड़ी कहानी है कि ऐसा ये क्यों करते हैं। क्योंकि ये ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस है। जिस तरह से बाकी कौमों के अंदर, बाकी अकवाम के अंदर तब्दीलियां आ गई, इल्मी तरक्की हुई, मेंटल डेवलपमेंट हो गया, उनके थॉट प्रोसेसिंग जो है वो बढ़ गई, तो ये चीज हमारे यहाँ नहीं हुई। अभी हम जो है हमारी गुजर बकरवाल कम्युनिटी ये जो है ये अभी उस बहुत मुश्किल से उस तरफ जा रही है जहां से मुड़ने के लिए रास्ता है। जो मोड़ है जहां से मुड़ा जाता है, अब हम फिलहाल उस सीधे रास्ते पे जा रहे हैं, मोड़ आगे बाद में है। तो ये खैर हर कौम के अंदर होता है, जब भी वो कौम बदलने के लिए जाती है
तो उनके साथ ये सारी चीजें होती हैं। तो हमारे साथ भी यही मामला है कि हमारे लीडरान हजरात जाहिरी तौर पे तो दावे बड़े करते हैं, कौम से बड़ी उल्फत और मोहब्बत जाहिर करते हैं, लेकिन जमीन पे जब आप देखते हैं तो ना मतलब जब से ये जम्मू कश्मीर रियासत है, जब से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने सियासत शुरू की, ठीक उनके बाद इमीडिएटली जैसे बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब आए, बहुत नजदीकी की बात है, बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब के आते ही पहला गुजर मिनिस्टर मिल गया इस कौम को। अच्छा। चौधरी शफी साहब कश्मीर को करनाक से। जनाब 1931 में गुजरों की एक पॉलिटिकल जमात खड़ी हो गई 1947 से पहले। मतलब आप कश्मीर की बात कर रहे हैं? मैं पूरी तब जबकि के गुजरों पुराने का जो, अगर जहां तक मैंने तारीख थोड़ी बहुत मुझे इल्म है, गुजरों का एक बहुत बड़ा सिलसिला जो था वो जम्मू में था। हाँ नहीं वो तो ठीक है, वो ठीक है। आप 1947 से पहले की बात करिए। गुजर जाट कॉन्फ्रेंस भी जो है एक वक्त में 1931 में जो है गुजरों की जाट मतलब पहाड़ीज की या उन सारे जो मीरपुर में आज चले गए लोग, मुजफ्फरनगर और मुजफ्फराबाद और उस तरफ की तरफ चले गए, उन सब लोगों की मिले जुले हकूक की लड़ाई के लिए एक जमात बनी और उसमें गुजरों का बहुत बड़ा रोल था और इनफैक्ट गुजर उसके लीडर्स थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो मूवमेंट, फिर उसके बाद गुजरों का पहला मिनिस्टर बन जाना चौधरी शफी साहब का, और फिर उसके बाद धड़ाधड़ बहुत सारे लोगों का कॉन्टिन्यूसली तब से लेके आज तक पावर में कॉन्टिन्यूसली रहना विदाउट अ गैप ऑफ 1 मंथ। अच्छा, 1 महीने के गैप के बगैर भी कॉन्टिन्यूसली हमारे लोग पावर में हैं। लेकिन बदकिस्मती कौम का हाल देख लीजिए कि आज कोई उठता है बदाल में इतना जुल्म हो रहा है और वहां मैं उस पे आ रहा था कि बदहाल में जो हुआ, जो सानिया हुआ, जो लोगों की वहां पे वफातें हुई हैं, ठीक है, क्या कहते हैं आपके, जिस तरीके से वहाँ मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया और खास तौर पे लीडरों को ये बताना पड़ा कि हम यही हैं, ठीक है, और सरकार भी अगर देखा जाए तो बनाई गुजर बकरवालों ने, ठीक है, तो क्या लगता है कि क्या इंसाफ किया उनने बदहाल के लोगों के साथ? देखिए जनाब, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट साना है और कहा तो ये जाता है कि हमारा तो बिलीफ ये है कि एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का के कत्ल के बराबर है। तो यहाँ पे कत्ल हुए हैं और मैं मतलब हैरान इस बात से हूँ कि पूरी रियासत जम्मू व कश्मीर, हम रियासत ही कहते हैं, यूटी नहीं मानते इसे, तो पूरी रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर मतलब दावे हुए कि जनाब हम गवर्नमेंट बनाएंगे तो उसके बाद देखिए हम क्या क्या करके दिखाएंगे। बहुत अच्छी बात थी और जिस जमात के साथ मैं भी मुंसलिक हूँ, और अगर मैं जमात के साथ मुंसलिक ना भी होता तो भी हम चाहते हैं कि उमर साहब की गवर्नमेंट को सपोर्ट करें कि वो काम करें, लेकिन काम तो करें। हमने परसों रोते हुए देखा एमएलए दरहाल को, वो जो जावेद इकबाल साहब हैं, रात को 1 बजे 12 बजे वो लाइव कर रहे हैं, वो जाके लोगों से मिल रहे हैं। मैंने उनको देखा तनहा वहां पे खड़े हुए। तो वो गवर्नमेंट कहाँ है, वो सरकार कहाँ है, वो जो एक गवर्नमेंट का चेन होता है वो कहाँ है? और ये तो मतलब जानबूझ के कत्ल किए ना जनाब, कि वहां से जो लोग बीमार हैं उनको उठाया राजौरी में डाल दिया, राजौरी में कुछ की अमवात होगी, कुछ को जम्मू में भेजा जीएमसी में, यहाँ पे अमवात होगी। तो हमने भी सोशल एक्टिविस्ट हो या जावेद साहब हो, वहां के रिप्रेजेंटेटिव, सबने कहा कि जनाब इनको पीजीआई शिफ्ट करो या एम्स दिल्ली में शिफ्ट करो। जो लोग पीजीआई दिल्ली गए वो वहां से, आप देख लीजिए एक सीक्वेंस में देखिए चीजों को, जब तक ये मरीज जो थे ये रजौरी में थे, जाने जाती रही कॉन्टिन्यूसली, जीएमसी जम्मू में पहुंचे, जबा होते रहे, जाने जाती रही। जैसे ही पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचा, एक मरीज वो ठीक हो गया। उसके बाद जैसे ही पीजीआई में ठीक हुआ, फिर उसके बाद जीएमसी वाले भी ठीक होने लगे, क्योंकि अब वो इम्पैक्ट पड़ा ना कि भाई साहब आपको ठीक करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं तो चश्मदीद पीजीआई वाले ही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं पेशेंट को। मेरा कहने का मकसद ये है कि क्या आज भी गुजर बकरवालों की जब जाने जाती हैं, वो आपको भी मालूम है कि इनका काफिला जब यहाँ से श्रीनगर जाता है या द्रास जाता है या उन इलाकों में जाता है जिन इलाकों में एक आम इंसान न तो जिंदगी बसर कर सकता है, ना उन चोटियों पे जाके अपनी जिंदगी जो है चला सकता है, वहां पे जाके और कभी कोई बिजली कड़क जाती है, बारिश पड़ जाती है या बर्फबारी होती है, अगर इनकी जाने जाती हैं, तो क्या आपको लगता है प्रशासन को फर्क पड़ता है? देखें अजहर भाई, अगर फर्क पड़ता होता तो आज 18-17 लोगों की कीमती जाने ना जाती। और आपने तो जो एग्जांपल्स दी हैं वो मुकम्मल तौर पे खाना बदोश लोग हैं, जिनके ऊपर बिजलियां कड़कती हैं, रास्ते में गाड़ियां कुचल के चली जाती हैं। ये तो वहाँ के वोटर्स हैं सर, इन्होंने वोट्स दिए हैं, दो बार दिए हैं। मुझे याद है
तालिब जी की मैंने आपके जो वालिदैन थे उनकी वफात भी जो है एक हादसे की वजह से हुई थी, हाँ, ठीक है। उस वक्त भी मैंने कहीं पे भी कोई मतलब किसी लीडर को कहते हुए नहीं सुना था कि भाई साहब ये ऐसा हो गया तो अब इनको हम कंपनसेशन देंगे। अभी भी बदहाल के लोगों को कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया है। हाँ, उनको सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, उनको खिला पिला रही है, लेकिन आपको लगता है कि जो एक फैमिली से 8 बंदों की जान मतलब चली गई है, उनको उसको क्या कंपनसेशन है? एग्जैक्टली ये बात बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। हमने पहले भी कहा है कंपनसेशन के लिए कि गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेशन मिलना चाहिए, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस मामले की तह तक जाना बहुत जरूरी है कि आज आप कल मैं किसी को सुन रहा था कि कोई क्लेम कर रहा था कि जनाब डॉक्टर्स कामयाब हो गए और उन्होंने बता दिया जनाब ये कोई वो है बीमारी है। कौन सी बीमारी है? हमें इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश नजर आती है। वो कह रहे हैं टॉक्सिन है, टॉक्सिन का जो भी मतलब है ये सर, कि जहर का लग रहा है एंगल है। हाँ, तो उसकी तह तक जाना चाहिए ना। आज मुल्क जो है मुल्क हिंदुस्तान इतना एडवांस है टेक्नोलॉजी में, तो जब कोरोना वायरस आया तो चाइना ने फटाफट इमीडिएटली पता कर लिया और रोक लिया बीमारी को। आपने 17 लोगों की जान ले ली और आप पता तक, और फिर एलिगेशंस जो लगाए एमएलए वहां के एमएलए साहब ने, उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि मैं जीएमसी वालों से बात करता रहा, उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, और बहुत सारी चीजें इसके साथ कि जब पीजीआई के अंदर जिन लोगों को शिफ्ट किया गया तो यहाँ के कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने कहा कि तुम्हें बड़ी चट्टी पड़ी हुई है यहाँ पे। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता इस वक्त। तो ये सब चीजें जो हैं ये इनकी एक बड़ी हाई लेवल इंक्वायरी की दरकार है ताकि चीजों का पता चल सके कि इसके पीछे साजिश क्या कारफरमा थी और उसके पीछे मकसद क्या था। क्या इस तरह की और साजिशें होंगी? मतलब ये अगर साजिश नहीं है, बदाल वाला मसला साजिश अगरचे नहीं है, तो फिर कठुआ में सर कठुआ के गुजरों को 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है अलग अलग स्टोरीज के साथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। मैं ये समझता हूँ कि जम्मू के अंदर जानबूझ के हालात खराब करने की कोशिश है। आप बदाल को देख लीजिए, फिर इमीडिएटली कठुआ पे नजर मारिए। मड़ीन तहसील के अंदर बनियाड़ी एक गांव है, बनियाड़ी गांव में 46 कनाल जमीन है इनकी गुजरों की। उसके अलावा एक तहसीलदार साहब आते हैं, डीसी साहब आते हैं, कठुआ डीसी साहब आते हैं और नोटिस चिपका देते हैं उनकी दीवारों पे। अब नोटिस पे क्या जुबान लिखी हुई है कि ये घास चराई है और जनाब घास चराई आपको खाली करनी है, 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, अगर आप खाली नहीं करोगे तो हम इनको तोड़ देंगे। नंबर 2, जब वहां पे नोटिस चिपका के बाहर आते हैं और मीडिया के साथ बात करते हैं तो डीसी साहब पूरी पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं, ऐसे जैसे एक पॉलिटिकल लीडर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं सर मैंने वादा किया हुआ है अपने मन से कि मैं चिटा के तस्कर्स को, ड्रग पैडलर को और कैटल स्मगलर्स को नहीं छोड़ूंगा। अब देखिए नोटिस क्या कह रहा है कि जमीन घास चराई है, डीसी साहब क्या कह रहे हैं कि मैं तस्करों को नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मैंने इनको तालिब जी नहीं। अब मेरा सवाल आपसे ये है, अगर ये कुछ हो रहा है कठुआ में, ठीक है, जो आप कह रहे हैं, अगर ये कुछ हो रहा है और हुआ भी है, ठीक है, अगर ये जो सारा माजरा हुआ है तो मंत्री तो गुजर बकरवालों का है, ट्राइबल अफेयर्स उनके पास है। बिल देखें क्यों कठुआ नहीं पहुंचे? क्या उन्होंने डीसी से बात नहीं की इस मामले में? देखें उसमें मुझे पता नहीं क्या किया, लेकिन उसके बाद इतना जरूर हुआ कि मुझे 8 दिन अंदर बंद किया गया। उसके बाद मैं आया हूं तो हाई कोर्ट से उन बेचारों ने स्टे लिया है। अच्छा, ले लिया? हाँ, हाई मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कठुआ सीजीएम साहब से उन्होंने स्टे लिया है। उनको बेचारों को कोर्ट से राहत मिली है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली। नंबर 1। नंबर 2, आज इतना बड़ा मुसलमानों का दिन है कि पूरी दुनिया के अंदर सारे मुसलमान इकट्ठे होकर दुआ मांग रहे हैं। गैर मुसलमानों के लिए भी दुआ मांगी जा रही है, अमन के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। तो आरएसपुरा के अंदर पुलिस और वहां का सिविल आमला इंतजामिया जाके एक मस्जिद जो कितने 1000 साल पुरानी है उसकी छत को जाके गिरा देते हैं और जूते लगे हुए मस्जिद में जाके धनाते हैं। तो ये कहाँ, ये साजिश नहीं है तो और क्या है? मतलब आज से पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। देखें यहाँ पे बीजेपी की हुकूमत भी रही है पीडीपी के साथ, बिल्कुल आपको याद होगा। लेकिन आपने के बाद 2019 के बाद भी तो बीजेपी ही एलजी साहब रहे रूल में, तो वो जाहिर है उन्हीं की थी। लेकिन आप देख लें कि ना किसी मस्जिद पे वो ये हमला हुआ, ना किसी कठुआ में इस तरह से दिन दिहाड़े आके किसी मस्कीन अली को आके बोला कि मैं तेरा घर गिरा दूंगा, मोहम्मद शफी को बोला कि तेरा घर गिरा दूंगा। तो आज ना ये इस तरह का बडाल वाली तो बात ही बहुत बड़ी है ना, इस तरह का मसला कैसे हो जाएगा?
तो ये इस तरह की चीजें, टोपी पीर में हुआ था मसला, आर्मी के हाथों हो गया, तो उसके बाद देखें आप खुले तरीके से सब लोगों ने जाके बात की, वहां पे मैडम पहुंची, बाकी लोग, बाकी जमातों के लोग पहुंचे, सरकार ने एक्टिव तरीके से अपने एलजी प्रशासन में काम लेकिन आज जिस चीज के लिए 10 साल तक हमने इंतजार किया कि इलेक्शन होगा, हम रो रहे थे कि यार एक बार इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन हो गया, उमर साहब भी रो रहे थे, एनसी वाले भी, सारे लोग रो रहे थे कि काश। मैं एक फर्क बताता हूं आपको, जब हम 10 साल इंतजार करके हमने एक लोगों की चुनी हुई सरकार बनाई, आपने कहा कि गुजरों की सरकार है, मैं कहता हूं रियासत जम्मू और कश्मीर के ज्यादातर लोगों ने इनको वोट दिया, स्टेट की सरकार है जनाब, इनको काम करने देना चाहिए, यही हमारी लीडर मोहतरमा कहती हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए सर, फर्क देखिए, आज उमर साहब से एक डीसी कठुआ काबू नहीं आ रहे हैं। डीसी साहब आज अपनी मर्जी से जो फरमान चाहते हैं तुगलकी की फरमान छोड़ देते हैं पब्लिक में। लेकिन आप याद कीजिए जब मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, देखिए मैं कंपैरिजन नहीं करवा रहा, लेकिन एक मैं मिसाल दे रहा हूं इसलिए कि लोगों को समझ आए कि भाई साहब असल में फर्क क्या होता है नीयत में और बदनीयती में। कि एक डीसी साहब हैं अपनी मर्जी से कठुआ में जो चाहते हैं करने को तैयार हैं, कर रहे हैं। दूसरी तरफ कोर्ट रोकता है उनको, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही। दूसरी तरफ आप याद करिए जब मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा चीफ मिनिस्टर थे, लाल सिंह चौधरी, लाल सिंह फॉरेस्ट का पावरफुल मिनिस्टर जिसको दिल्ली से बहुत सपोर्ट। दूसरे नंबर पे चंद्र प्रकाश गंगा साहब इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, और बंदे किसके, रामदेव के, पीतांजलि के सबसे बड़े JNK के अंदर प्रोड्यूसर। भाई साहब उन दोनों को निकाल दिया कि आपने एक मासूमा की कत्ल केस में जाके उनके सपोर्टरों को क्यों सपोर्ट किया, जरा करके दिखाया आज कोई। जिन लोगों ने मस्जिद पे अटैक किया है जरा उन पे कोई कार्रवाई करके बिठा दे। मैं दावे से कहता हूं इनसे कुछ नहीं कर पाएंगे, अल्लाह जानता है क्या। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है, आज उमर साहब ने खुद ये माना है कि भाई यहाँ दो ताकतें हैं जो काम कर रही हैं, और दूसरा वो कहते हैं कि होम डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं है। ये झूठ बोलते हैं। मुझे ये बताइए अजहर भाई, ये सच ठीक है, आपके पास ना लॉ एंड ऑर्डर है, आपके पास होम नहीं है, आपके पास सड़कें नहीं है, आपके पास डीसी आपके कंट्रोल में नहीं, पुलिस आपकी मर्जी के अंडर नहीं, बदाल में कत्ल हो रहे हैं वो आपको पता नहीं चलता, कठुआ में गुजरों को मारा जा रहा है आपको नहीं पता चलता, RSपुरा में मस्जिदें टूटने लग गई आपको नहीं पता चल रहा। फिर किस बीमारी का इलाज हुआ, मतलब करना क्या है आपको, देखना है सिर्फ टोपी पहन के आ जाएंगे, एक हफ्ते बाद आप आके तकरीर कर देंगे, और बस इसलिए मैं आपसे जो भी कुछ हुआ क्या इसके ऊपर आपकी लीडर नहीं, सुने क्या ये जो भी कुछ हुआ कठुआ RSपुरा में जो हो रहा है, क्या इसके ऊपर आपकी लीडर ने कोई ट्वीट किया, कोई स्टेटमेंट निकाला? देखें जनाब, मेरी लीडर जो है काफी दिनों से उम्रा पे हैं। अच्छा। और उम्रा जो है इबादत है, वो सोशल मीडिया के लिए नहीं होता। मैं मतलब हमारी लीडर अल्हम्दुलिल्लाह की सोशल मीडिया उस तरह से इस्तेमाल नहीं करते कि अपनी जाती इबादत को भी पब्लिक में लाएं। वो आज आपको पता होना चाहिए कि मोर देन 1 वीक जो है उनको हो गया है, वो उम्रा के अपने जो है फ्राइज अंजाम दे रही हैं। बाकी हम यहाँ पे है ना, मैं बात कर रहा हूँ तो कौन बात कर रहा हूँ, मैं उन्हीं के बिहाफ पे तो बात कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे गोली नहीं कोई शूट कर देगा। मतलब उन्हीं की सपोर्ट तो है, हम तब बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, मुझे ये बताइए, जो ये कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले और उमर साहब बहाना लगाते हैं कि जनाब हमारे पास है ही नहीं कुछ। आप तो परसों बोल रहे थे इलेक्शन से पहले हम 200 यूनिट बिजली आपको फ्री दे रहे हैं, फिर आप किस बुनियाद पे कह रहे थे जब आपको पता ही नहीं था? उसने कहा कि जब तक मीटर नहीं लगेंगे तब तक, देखिए तब तक मुझे नहीं आपको 200 यूनिट नहीं मिलेगा। तो मीटर के लिए भी तो उमर साहब खुद ही कह रहे थे कि मैं मीटर उखाड़ के फेंक दूंगा। इलेक्शन से पहले उन्होंने ये कहा था कि एक बार मुझे आने दो, मैं ये सारे मीटर उखाड़ के फेंक दूंगा। अब इलेक्शन के बाद बोल रहे हैं मीटर लगाओ, सारे मीटर लगाओ। मुझे देखिए फर्क ये है, कथनी और करनी में फर्क क्या होता है। जब आप सच में ईमानदारी के साथ लोगों की हमदर्दी रखते हैं ना सर, फिर ताकत भी खुदा देता है। देखें अरविंद केजरीवाल दिल्ली के CM थे, यूटी है दिल्ली की फुल स्टेट है, यूटी है ना सर, बिल्कुल यूटी है। हमने भी फर्स्ट टाइम LG का जो पब्लिक में नाम सुना वो तो तब जंग बहादुर साहब की वजह से सुना कि अरविंद केजरीवाल साहब का फड्डा पड़ गया उनके साथ। तो केजरीवाल साहब ने फाइट किया ना अपने साथ, वो जितने MLA थे लेके सड़कों पे आके बैठ गए धरने पे, भाई मेरे लोगों को काम नहीं करने दे रही है। तो उमर साहब कहाँ 50 MLA लेके एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे, क्या LG मेरे को काम नहीं करने दे रहे? उमर साहब ये कह रहे हैं कि हमने इनके साथ चलना है, केंद्र सरकार अगर साथ नहीं चलेगी पैसा नहीं आएगा स्टेट में। और इवन आज उन्होंने तो बयान दिया ट्रेजरियां सारी खाली है, पैसा है नहीं, तो जम्मू कश्मीर का बहुत बुरा हाल है। तो अभी तक उमर साहब ने, अगारुल्ला साहब थोड़ी बहुत बात कर रहे थे, उनका भी मुंह बंद करवा दिया कि कोई बात नहीं करेगा बीजेपी के खिलाफ। ऐसी बात नहीं करनी जिससे बीजेपी खफा हो जाए। तो अगर आज भी फिर भी ट्रेजेडी खाली है तो फिर वो भरेगी कब? सर आपको लड़ना पड़ेगा। आप अगर सच में जम्मू कश्मीर के लोगों के हमदर्दान है ना, तो उनके साथ क्लियरिटी के साथ आइए पब्लिक में। ये अंदर से सेटिंग करके बातचीत करके और अपने लीडरों को मना करके कि बात नहीं करेगा कोई भी। जम्मू के मुसलमानों को आपने ज़बाखाना में दे दिया हुआ है। जम्मू का मुसलमान कोई अहमियत नहीं रखता आपके लिए। आप क्या सोचते हैं कठुआ में किसी की मर्जी आएगी संगी उठेगा? आपको नहीं पता सर, आपको नहीं पता। अब मैं ये कहना नहीं चाहता ये जुमला,
आप जाइए कठुआ मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूं, खुदा की कसम स्टिंग करिए। रात के 8 बजे के बाद कोई भी मुसलमान सड़कों पे सफर नहीं कर सकता कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। चले आपको मैं दिखाता हूं, पुलिस भी मार देती है, लोकल बदमाश भी मार देते हैं गाय के नाम पे। ओ भाई कौन सी गाय भाई? 370 से पहले गाय इस रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर उसको जबा करना जुर्म था। आज तो 370 भी नहीं है, फिर भी हम कहते हैं गलत है यार। जो तस्करी करता है उस पर कार्रवाई करिए। आम लोगों को कौन तस्कर है भाई? आम लोगों में से कौन तस्कर है? मुझे ये बताइए, तस्करों पे कार्रवाई करिए, दबा के करिए, आप नहीं करते। जो असल में तस्कर हैं आप उनसे माल लेते हैं, जो गरीब है उसको पकड़ के आप जेल में डाल देते हैं। मैं जेल में रहा हूं 18 दिन सर, मैं जेल में 8 दिन रहा हूं, मैं हाल देख के आया हूं जेल के अंदर। इस जम्मू, सांबा, कठुआ, जम्मू, इन 3-4 डिस्ट्रिक्ट के गुजर नौजवान मुस्लिम जिसके नाम के साथ लगा हुआ है, उनको उठा के चिट्टे के अंदर, और जिन बहुत सारे लड़के ऐसे जिनको हीरोइन के बारे में पता ही नहीं यार, उनको उठा के इसलिए डाल दिया हुआ है कि कल को प्रोफेशनल बन जाने चाहिए बाहर आके। तो मुझे ये बताइए, जब उमर साहब को, कश्मीरियों को छोड़ दीजिए, कश्मीरी उनको नजर ही नहीं आते यार, पीर पंजाल उनको नजर नहीं आता, जम्मू वाले मुसलमानों को उन्होंने सीधा सीधा जबा खाना में हवाला कर दिया हुआ है, तो कहाँ जाएगी ये रियासत? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उमर साहब ने जब इलेक्शन था तब उन्होंने कहा, ऐसे कॉन्फ्रेंस ने कहा कि अपनी पार्टी बी टीम है, फिर सजाद लोन साहब को कहा सी टीम है, फिर इंजीनियर को कहा ये तो भाई साहब सबसे बड़ी टीम है, और पीडीपी के ऊपर भी ये इल्जामात लगे कि भाई आपने बाज़ाब्ता जो है मदद की है भारतीय जनता पार्टी को 370 हटाने में। तो क्या लगता है आज आपको? मुझे ये बताइए अजहर भाई कि ये मतलब आप भी अल्हम्दुलिल्लाह आप तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, हमने भी 4 दिन देखे हैं यूनिवर्सिटी के। मुझे ये बताइए कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर 370 की एब्रोगेशन पे बहस हुई थी कि नहीं हुई थी? बिल्कुल। तो ये एब्रोगेट करने की पावर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को थी कि यहाँ पे असेंबली को थी? असेंबली तो थी ही नहीं यहाँ पे। जब पार्लियामेंट में बहस हुई 370 पे, तो फारूक साहब ने क्यों जाके अपना हक अदा नहीं किया? क्यों मकर लगा लिया कि मैं बीमार हो गया हूँ? उसी दिन बीमार होना था, अगरचे आप बीमार थे, तब से लेके आज तक। तो आपने उसके बाद 5000 इंटरव्यू दे दिए, लड़कियों के साथ मजाक किए, उसके बाद मीडिया वाले की तो इशू ना करन खानदार। तो ये सब ड्रामे आप कर सकते हैं बाद में, एब्रोगेशन के बाद, बट उससे पहले जाके आपको जम्मू कश्मीर के लोगों की 370 और 35A के हक के लिए वकालत करनी थी। तब आपने बोला मैं मरने वाला हूं, मैं बच ही नहीं सकता, मैं बहुत। मुझे बताइए कौन सी? नहीं, मुझे ये बताइए टीम कौन सी होगी जिनके सामने 370 एब्रोगेट किया गया? एक लफ्ज नहीं बोला जस्टिस मसूदी ने। किस लिए भेजा हुआ था पार्लियामेंट में? किस लिए दिया भेजा हुआ था? वो अकबर साहब है कोई दूसरे? वो किस लिए भेजा हुआ था भाई साहब? 2 आपके मेंबर तो थे, ठीक है, फारूक साहब को बहुत गशी पड़ गई थी, वो बेहोश हो गए गम से, वो ठीक है। 2 बंदे तो आपके पार्लियामेंट में थे ना, क्यों नहीं क्यों तक नहीं किया? उसके अलावा पीडीपी के 2 जनाब नॉमिनेटेड थे, फयाज मीर और लावे साहब। उन्होंने जनाब, फयाज मीर साहब ने हल्ला किया वहां राज्यसभा के अंदर, जितना दम लगा सकते थे उन्होंने गोगा किया, अपने कुछ नहीं हो पाया, उनसे कपड़े फाड़ दिए। हालांकि उन दिनों यहाँ जे के स्टेट के अंदर एब्रोगेशन की वजह से इंटरनेट बंद था, मैडम ने उनको कहा था 370 वापस नहीं आया तालिब जी। और क्या हाथ में था? आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सर, उन्होंने रिजाइन दे दिया, फयाज भाई ने रिजाइन दे दिया। मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहब, आपको पता है उन दिनों इंटरनेट बंद था, यहाँ से कोई कम्युनिकेशन वहां तक नहीं हो सकती थी, और इनको भी पकड़ा हुआ था। तालिब साहब, आपको आखिरी सवाल, हमारे 2 लोगों ने रिजाइन दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 इलेक्टेड एमपीज ने, 3 ने क्यों नहीं रिजाइन दिया? ये सवाल मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ, जब हुआ कुछ नहीं, क्या आपको लगता है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार चल रही है वो तो सीधा कहते हैं भाई साहब जिस सरकार ने लिया वो तो देगी नहीं वापस 370, ठीक है, अब आने वाले वक्त में जब सरकार कोई आएगी वो तो दे देगी। क्या आपको लगता है कल को, क्योंकि कश्मीर में ऐसा होता है कि अगर एक बार एक पार्टी मेजोरिटी में आती है तो अगली बार उस पार्टी को टेस्ट करने के बाद दूसरी पार्टी आती, क्या अगर आप इक़्तिदार में होते, आपके पास इतनी सीटें होती, इतना आंकड़ा होता जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, तो क्या रुख होता आपका? देखिए ना, मैडम के पास पिछली बार 20 से 27 के बीच में इतनी सीटें थी, और वो चीफ मिनिस्टर थी, मैंने अभी बताया, उन्होंने 2 मिनिस्टर्स को एकदम मिनिस्ट्री से उखाड़ के फेंक दिया सर। चौधरी लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा, दोनों जम्मू के पावरफुल लीडर्स थे, उखाड़ के फेंक दिया सर। ये होती है कन्विक्शन, ये होती है लीडर की कमिटमेंट। एक मासूमा का कत्ल, मैं कहाँ था पीडीपी में, आपको तो पता ही है। बिल्कुल, मैं कहाँ था? मैं तो एक्टिविस्ट था, मैं तो लड़ता था इनके खिलाफ। लेकिन जब मैंने देखा कि उस मासूमा जिसके साथ मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा का कोई कनेक्शन ही नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि उसके वालिदैन सर्दियों में हीरानगर के जंगलों में रहेंगे, गर्मियों में लद्दाख में चले जाएंगे, उनका जमीन पे वोट आज तक नहीं है, तो भाई उनसे क्या इंटरेस्ट था? जब मैंने देखा कि इन्होंने विदाउट एनी इंटरेस्ट इस बच्ची को इंसाफ दिया है, मैंने कहा ये लीडर जो है ये इंसाफ करने वाली। आप मुझे ये बताइए ना सर,
हम में और फर्क देखिए उनमें। आज अगर मैं बताता हूं दावे के साथ, अगर आज मैडम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा होती, सिर्फ होने की वजह से पूरे जम्मू के अंदर अमन होता। कोई बंदा किसी मस्जिद तोड़ने की बात कर रहे हैं आप, या कठुआ में धनाने की बात कर रहे हैं, एकदम अमन होता। और दूसरे नंबर पे जिस तरह से उमर साहब अपने लीडरों को मना करते हैं कि कोई बात नहीं करेगा सेंटर के खिलाफ, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा चाहे एलजी के दफ्तर ऑफिस सामने की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, लड़के जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक लेती। वो लड़ती कि बदाल में मेरे लोगों के साथ इंसाफ करो, वो लड़ती कि कठुआ में मेरे लोगों के साथ इंसाफ करो, वो लड़ती कि आरएसपुरा में मेरे मस्जिद तोड़ रहे हो लोगों की नहीं तोड़नी, इंसाफ करो, वो लड़ती कठुआ में हिंदुओं की जो रेत और बजरी आप बाहर लोगों को बेच रहे हो मत बेचो, वो लड़ती आरएसपुरा के अंदर जो आप बाहर के लोगों को लाके ठेके दे रहे हो मत दो, वो लड़ते कि 200 यूनिट जो उन्होंने वादा ही नहीं किया, अगर किया होता तो वो पूरा भी करते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक ऐसे कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं जो बहुत खाना बदोश है। क्या आपको लगता है कि आने वाले, आखिरी सवाल है मेरा, कि आने वाले वक्त में सरकार कोई सुध लेगी गुजर बकरवालों का, और गुजर बकरवालों का विस्तार होगा? क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट जब आया उसमें ये वादा किया गया था कि इनकी परमानेंट सेटलमेंट होगी। तो क्या सरकार ने, क्योंकि 2019 के बाद जो है पूर्ण तरीके से जो है केंद्र का कानून यहाँ पे लागू हो चुका है, तो क्या आपको लगता है कि इनकी परमानेंट सेटलमेंट के लिए काम चल रहा है? और जब ट्राइबल विभाग जो है, अब क्योंकि राणा साहब भी अच्छे आदमी हैं, वो भी काम करते हैं और सुनते भी हैं और उनको दर्द भी है कौम का, क्या आपको लगता है कि ये मंत्री जो हैं अब इनका कोई ना कोई काम करेंगे? देखें जनाब, इस रियासत जम्मू व कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, मुझे इससे तो कोई उम्मीद नहीं है कि ये गुजरों के लिए, बकरवालों के लिए, जम्मू के मुसलमानों के लिए, कश्मीर के लिए काम करेंगे, मुझे नहीं लगता। हाँ, अगर आप बात करें कि ट्राइबल कम्युनिटी के लिए कौन काम करता है, करना चाहता है, तो वो मैं समझता हूँ जावेद अहमद राणा साहब सच में ही बाकी बहुत हमदर्द हैं, जिनके पास आज फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है और ट्राइबल मिनिस्ट्री है, दोनों उनके पास है। तो मुझे उम्मीद है जो इन्होंने अपने मंशूर के अंदर भी कहा है, परमानेंट सेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द नोमैड पीपल, उसकी जरूरत नहीं है इनको, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट अपने आप 370 एब्रोगेट होने की वजह से 2006 का कानून यहाँ एक्सटेंड हो चुका हुआ है, उसको जमीन पे इन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, वो करना है राणा साहब ने। और मुझे पूरे अपने खुदा पे यकीन है और राणा साहब पे यकीन है कि राणा साहब इस तरफ बहुत अच्छी पेशरफ्त करेंगे, वो करना भी चाहते हैं। पार्टी लाइन आप जो है राणा साहब का विस्फोट नहीं, बिल्कुल, मैं इस मसले पे तो मैं परसों आप देखिए ना, राणा साहब की मतलब कन्विक्शन देखिए क्या है कि परसों सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई, हमने भी चलाई, यहाँ पे इस जहाँ पे हम बैठे हुए हैं इसी बेल्ट के अंदर एक फॉरेस्ट गार्ड ने एक खाना बदोश के साथ बदतमीजी की, तो 1 घंटे के अंदर उस आदमी ने कार्रवाई की और उसको जनाब नौकरी से बरतरफ किया, सस्पेंड किया, और उसके बाद अब FIR की भी अब तैयारी हो रही है। तो ये होता है काम करने का तरीका जो राणा साहब कर रहे हैं। मुझे इसलिए बहुत खुशी है कि राणा साहब काम करना चाहते हैं, लेकिन अब उनको भी कितना काम करने दिया जाता है ये मुझे नहीं आइडिया। कि जिस तरह से मैं आपको एक चीज गुजारिश कर रहा हूँ, ओपन मेरिट वालों ने क्या खाया था, किसी का क्या गुनाह था? ओपन मेरिट वालों का जब रिजर्वेशन की कैप जा रही थी ऊपर, तो आगा रउल्ला साहब निकले, हमने सपोर्ट किया। हालांकि आपको पता है, आपको इन सबसे ज्यादा पता है मेरे बारे में कि मैं रिजर्वेशन के हम सबसे बड़े वॉरियर्स में से एक हैं, JNK में हम लड़ते हैं। लेकिन हमने कहा भाई साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, वहीद भाई ठीक बोल रहे हैं और आगा रउल्ला साहब ठीक बोल रहे हैं, ओपन मेरिट वालों का यार आपने हिस्सा खा लिया। आप इस तरह से रिजर्वेशन अपने लालच में लोगों को देते चलेंगे तो ओपन मेरिट वाले कहां जाएंगे? हमने कहा आज खाएं वो ओपन मेरिट की मूवमेंट। किसने खाई? उमर साहब ने खा ली। उमर साहब ने कहा चुप, खामोश होके बैठ जाओ, क्योंकि मेरी दिल्ली से बात है, कोई बात नहीं करेगा। और मैं आपको बताऊं इन्होंने क्या बोला हुआ है, उमर साहब ने कहा है मैं तब तक आपको बात नहीं, किसी ने बीजेपी के खिलाफ बात नहीं करनी है जब तक मैं ना कहूं। और उमर साहब कब तक नहीं कहेंगे? जब तक उमर साहब की सरकार का टेन्योर पूरा नहीं हो जाता। 5 साल तक बोलने नहीं देना। कह रहे हैं कि स्टेटहुड आ जाएगा, वो तो वक्त की बात है। लेकिन ये थे हमारे साथ तालिब चौधरी, जो कि स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी रहे हैं और खासतौर पे अब PDP के लीडर भी हैं। देखेंगे आगे क्या होगा, किस तरीके से गुजर और बकरवालों की जो डिमांड है वो पूरी की जाएगी, और क्या ये सरकार जो है गुजर और बकरवालों को तहफ़्फ़ुज़ दे पाएगी, और क्या ये सरकार इस बकरवाल कम्युनिटी को जो है परमानेंट सेटलमेंट करवा पाएगी। जुड़ते हैं स्ट्रीट लाइन के साथ।